हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेटिफाई बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर्स का टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो जल्दी से एनसीईआरटी को निकाल लो और हाइलाइटर को भी साथ में निकाल लेना, और जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हो उसे हाईलाइट करते जाना, और जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में ना हो उसे वहीं पे नोट डाउन करते जाना। तो चलो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, ये है हमारा इंस्टाग्राम का चैनल जहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे तुम्हें डेली के शॉर्ट्स, ट्रिक्स और एनसीईआरटी के हैक्स मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन से अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कारणवश अपडेट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर ज्वाइन हो जाओगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा डेली के शॉर्ट्स, ट्रिक्स वगैरह। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल जहाँ पे तुम्हें इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम लोग एक्सेल और इनहेल करते हैं। तो देखो, ब्रीदिंग क्या होता है। सबसे पहले, ब्रीदिंग इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर। इनफ्लो मतलब इंस्पिरेशन, आउटफ्लो मतलब एक्सपिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है उसमें क्या आता है, तुम्हारा इनफ्लो यानी कि इंस्पिरेशन भी आते हैं और एक्सप्रेशन भी होता है। तो यानी एयर का इनफ्लो और एयर का आउटफ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है जो किसके बीच में होता है, तो ये होता है एटमोस्फेयर के बीच और हमारे एल्वोलाई, लंग्स के एल्वोलाई के बीच। हमारे लंग्स के एल्वोलाई और एटमोस्फेयर के बीच एयर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आउटफ्लो और इनफ्लो होता है। एंड इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। और ये जो ब्रीदिंग जो है ये हमारा अफेक्ट भी कर सकता है। कैसे, तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स अगर एक्सपैंड कर गया तो भी ब्रीदिंग अफेक्ट करेगा, और लंग्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो भी हमारा क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट जो है वो अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देयर आर टू प्रोसेस बाय विच लंग्स आर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं जिस कारण क्या होता है, लंग्स हमारा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण क्या होता है, हमारा लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, विच मीन्स इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी। जिस कारण बस क्या होता है, हमारा थोरैसिक कैविटी का डायमीटर में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा जो डायफ्राम देखा जाए तो उसका जो नॉर्मल शेप होता है कुछ इस प्रकार का, डोम शेप का। लेकिन जब हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो डायफ्राम का शेप कुछ ऐसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या, उस कारण क्या होता है, हमारा जो थोरैसिक कैविटी का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द रिब। एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ उठना। हमारा जो रिब केज है, रिब केज क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ जाता है। तो उससे क्या होता है, लेंथन एंड शॉर्टन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का जो लेंथ है, ठीक है, मतलब जो मोटाई है ना, वो बढ़ जाता है। इस प्रकार कुछ देखो, पहले क्या होता है, तुम्हारा थोरैसिक कैविटी कुछ इस प्रकार का, ऐसे देखो, दिखाते हैं बना। ये थोरैसिक कैविटी है, इमेजिन करो। ठीक है, तो ये थोरैसिक कैविटी का अगर हम बात करें डायमीटर कैसे बढ़ेगा, तो डायमीटर तुम्हारा बढ़ेगा डायफ्राम से। ये डायफ्राम पे डिपेंड करता है, डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और ये डायफ्राम क्या होगा, जब लंग्स एक्सपैंड करेगा तो ये डायफ्राम तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी का डायमीटर बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिबकेज होता है। ठीक है, अब ये रिबकेज क्या होगा, एलिवेट करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर डिप्रेस यानी कि अंदर की तरफ जाएगा। तो तुम्हारा थोरैसिक कैविटी का जो लेंथ और शॉर्टन, लेंथन एंड शॉर्टन होगा, मतलब थोरैसिक कैविटी बड़ा और छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। मसल इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला मसल है हमारा डायफ्राम, दूसरा मसल होता है हमारा इंटरकोस्टल मसल। तो अब सबसे पहले डायफ्राम के बारे में देखते हैं कि डायफ्राम होता क्या है। डायफ्राम इज अ थिन स्केलेटल मसल। डायफ्राम एक थिन यानी पतला सा स्केलेटल मसल होता है जो कि प्रेजेंट होता है अंडरनीथ द लंग्स, लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये सेपरेट करता है एब्डोमेन को, किससे, चेस्ट से। ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा कुछ काम देख लेते हैं कि डायफ्राम का काम क्या है। तो डायफ्राम है जो कि कंट्रैक्ट करता है और फ्लैट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड रिलैक्सेस व्हेन एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। देखो इसका मतलब क्या है, जो डायफ्राम है ना वो कंट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम का नॉर्मल शेप डोम शेप होता है। ठीक है, नॉर्मल शेप डायफ्राम का डोम शेप होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम में तो वो फ्लैट शेप का बन जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डायफ्राम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका शेप कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, ये होता कब है, ये होता है जब हम इनहेलेशन करते हैं, तब इनहेलेशन के दौरान, यानी कि जब हम एयर को इनफ्लो करते हैं, एयर को जब हम अंदर लेते हैं, तो एयर जब लंग्स में जाता है तो क्या होता है, डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि डायफ्राम का जो शेप है वो फ्लैट शेप का हो जाता है। लेकिन वही वाइस वर्सा,
जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब डायफ्राग्राम का जो शेप होता है वो नॉर्मल शेप में और नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है और डायफ्राग्राम रिलैक्स कर जाता है, तो उसका शेप जो है डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल का। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल के नाम से जानते हैं। दिस मसल्स आर अटैच्ड बिटवीन द रिब एंड द सिग्निफिकेंट इन मैनिपुलेटिंग द विड्थ ऑफ द रिब केज। ये देखो, ये जो इंटरकोस्टल मसल है ना, ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है दो रिब के बीच में। ठीक है, जो रिब का जो बोन होता है उसके बीच में अटैच होता है और दोनों रिब को पकड़ के रखता है। ठीक है, और ये क्या करता क्या है, ये दो रिब के बीच में पहली बात ये रहेगा, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, और ये रिब केज को बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। रिब केज को बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। ये देखो आगे समझेंगे हम लोग एक डायग्राम से। जैसे कि देखो, ये तुम्हारा रिब है, ये रिब है, ये रिब है, और इसके बीच में जो मसल प्रेजेंट है ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, इस रिब केज को बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। अब हमारा जो इंटरकोस्टल मसल भी है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब देखो दोनों का काम भी हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंस्पायरेटरी मसल और एक्सपायरेटरी मसल कौन कौन से होते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रीदिंग में, और एक्सपायरेशन के दौरान कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल ब्रिंग अबाउट इंस्पायरेशन। अब उस मसल का यानी कि इंस्पायरेटरी मसल्स का, सॉरी इंटरकोस्टल मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा इंस्पिरेशन हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स ब्रिंग्स अबाउट एक्सपिरेशन। ठीक है, अब जो एक्सपायरेटरी मसल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपिरेशन होगा, इंस्पिरेटरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इंस्पिरेशन हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल की बात करें कि भाई अब हमने बात किया अभी कि इंस्पायरेटरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंस्पिरेशन होगा, एक्सपायरेटरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सपिरेशन होगा। तो भाई इसमें कौन से मसल इन्वॉल्व है, उस मसल का नाम क्या है, ठीक है, वो जानते हैं। तो देखो इंस्पायरेटरी मसल में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो डायफ्राग्राम का मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना और याद भी रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि इंस्पायरेटरी मसल्स में कौन कौन से मसल, मतलब इंस्पिरेशन के लिए कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो एक होता है डायफ्राग्राम का मसल और एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, लेकिन एक्सपायरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरकोस्टल मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को शॉर्ट में लिखने का तो कैसे इसको बोलेंगे, EICM, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को क्या बोलते हैं, IICM बोलते हैं। ठीक है, और ये दो चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। आगे हम बात करते हैं इंस्पिरेशन का। तो देखो इंस्पिरेशन क्या है, एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय व्हिच फ्रेश एयर एंटर द लंग्स। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिस दौरान क्या होता है, हमारे लंग्स में फ्रेश एयर एंटर करते हैं। डायफ्राग्राम इंटरकोस्टल मसल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि डायफ्राग्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंस्पिरेशन के दौरान। अब इंटरकोस्टल मसल में भी कौन से मसल, तो हमारा था क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राग्राम दोनों एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। उसके बाद इंस्पिरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन द लंग्स। अब देखो इंस्पिरेशन कब होगा, जो हमारा प्रेशर है लंग्स के अंदर। अच्छा, इस चीज को सीखने से पहले एक चीज ध्यान देना, एक चीज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब आगे देखो, आगे सीखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कहता है कि इंस्पिरेशन कैन अकर, इंस्पिरेशन तभी होगा जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, और प्रेशर हमेशा फ्लो करता है कैसे, हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ, मतलब हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब इंस्पिरेशन करना है यानी कि एयर को अंदर भेजना है लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर एयर कब जाएगा, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा हो। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा तो तुम्हारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटर कर जाएगा लंग्स के अंदर,
वही सेम लाइन कह रहा है यहाँ पर कि इंस्पिरेशन के दौरान जो प्रेशर होगा लंग्स का वो क्या होगा, कम होगा। किससे? तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। दैट इज देयर इज निगेटिव प्रेशर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। किसके रिस्पेक्ट में? लंग्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग कि निगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर। जहां पर प्रेशर कम होगा लंग्स के रिस्पेक्ट में, अगर लंग्स में हमारा प्रेशर कम है तो उसे क्या बोल देंगे, निगेटिव प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है तो उसे क्या बोल देंगे, पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा कि इंस्पिरेशन में क्या होता है, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। आगे, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए डायफ्राग्राम। इंस्पिरेशन होता कैसे, शुरुआत कैसे होगा इंस्पिरेशन का, तो डायफ्राग्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होगा। ठीक है, डायफ्राग्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किस शेप का बन जाएगा, तो फ्लैट शेप का बन जाएगा। एंड लोअर्ड देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। और पहले जब नॉर्मल शेप में था हमारा डायफ्राग्राम तो कुछ डोम शेप का, कुछ इस प्रकार का था। लेकिन जैसे ही उसने एयर उसमें जब आना शुरू हुआ, यानी इंस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ, डायफ्राग्राम हमारा फ्लैट हो गया और जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी का वो भी बढ़ गया। वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। और कौन से एक्सिस में, तो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में जो वॉल्यूम है हमारा थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अकर बिटवीन द रिब। और एक्सटर्नल मसल कोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि हमारे रिब के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो भी क्या करना शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, these muscles contract and lift the ribs and sternum causing an increase in the thoracic chamber in the dorsoventral axis। अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया और रिब को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया। रिब को, हमारा जो रिब है, रिब केज का जो रिब है उसको ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया, रिब को और किसको, स्टर्नम को भी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज हुआ। कौन से एक्सिस में, तो एक्सिस भी ध्यान देना है यहाँ पे, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। जब रिब केस बढ़ रहा है हमारा तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ रहा है, लेकिन जब डायफ्राग्राम बढ़ रहा है तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उस किस एक्सिस में बढ़ रहा है, तो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस में बढ़ रहा है। ठीक है, द ओवरऑल ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ, ओवरऑल जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हुआ, कॉजिंग एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इससे पल्मोनरी वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हुआ और जो प्रेशर था, डिक्रीज इन एयर प्रेशर इन द लंग्स, और जो प्रेशर था वो कम गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर जब ज्यादा होता है तो वॉल्यूम कम जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, चलो ये था इंस्पिरेशन का बात। देख लो इंस्पिरेशन में क्या हुआ, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राग्राम मसल्स है, देखो यहाँ पे डायफ्राग्राम का मसल्स है, ये भी नीचे की तरफ आएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अभी डोम शेप का है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, तो अंदर में क्या होगा, वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम जाएगा। ठीक है, तो ये था इंस्पिरेशन का बात। नेक्स्ट देखो इंस्पिरेशन में क्या है, ग्रेटर प्रेशर आउटसाइड द बॉडी नाउ कॉज एयर टू फ्लो रैपिडली इनटू नॉस्ट्रिल। अब जैसे ही जब प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही ज्यादा होगा, हमारे बॉडी के बाहर का अगर प्रेशर ज्यादा है तो आसानी से बॉडी के अंदर एयर चला जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि जब हमारे बॉडी के बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर फ्लो जो है वो रैपिडली यानी आसानी से चला जाएगा नॉस्ट्रिल के अंदर। फ्रॉम द एल्वोलाई, एल्वोलाई से ऑक्सीजन पासेस टू द ब्लड, और फिर जब जैसे ही एयर एल्वोलाई के पास पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पास कर जाएगा किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज चला जाएगा एल्वोलाई में, और फिर एल्वोलाई से वो फिर बाहर की तरफ लंग्स के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इंस्पिरेशन का पाथवे। तो सबसे पहले एयर गया इन हुआ नॉस्ट्रिल में, फिर गया नेजल कैविटी में, फिर फेरेंक्स में, फिर ग्लोटिस में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियल्स में, फिर एल्वोलर डक्ट में, फिर एल्वोलाई में। तो ये था हमारा इंस्पिरेशन का पाथवे। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करते हैं एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक तरह का पैसिव प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि फाउल एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेल आउट, हमारे बॉडी से उसको एक्सपेल करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं लंग्स से। ठीक है, अब लंग्स से बोलो या फिर बॉडी से बोलो, बॉडी से कहाँ आया, लंग्स के पास आया, फिर लंग्स से कहाँ आया, बाहर आया। ठीक है, तो बोल सकते हैं बॉडी से भी बाहर करते हैं या फिर लंग्स से भी बाहर करते हैं फाउल एयर को। कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो एक्सप्रेशन के द्वारा। एक्सप्रेशन कैसा प्रोसेस है, तो एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। एक्टिव यानी कि उसमें एनर्जी लगता है और पैसिव प्रोसेस उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में हमारा एनर्जी लगता है और एक्सप्रेशन में एनर्जी नहीं लगता है, ये ध्यान देना। उसके बाद एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक्सप्रेशन कैसे होगा,
एक्सप्रेशन होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम और लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, लंग्स से जो एयर है वो बाहर आना चालू हो जाएगा। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में प्रेशर फ्लो करता है, इसी प्रकार से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे कम होता है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। मसल फाइबर ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, और जो मसल है यहाँ पे डायफ्राम का वो रिलैक्स कर जाएगा, वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था, फ्लैट हो गया था, और जब एक्सप्रेशन होगा तो वापस से अपने जगह पे चल जाएगा, मेकिंग इट कॉन्वेक्स, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, और इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम था थोरैसिक कैविटी का वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा प्रेशर अंदर का हायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग फोर्स एक्सप्रेशन, जब जैसे ही एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के दौरान कौन से इंटरकोस्टल मसल काम करेगा, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और जो तुम्हारा रिब केज जो पहले बाहर था इंस्पिरेशन के दौरान उसको अब अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगा, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और रिब केज का जो वॉल्यूम था उसको कम करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन में ओवरऑल तुम्हारा वॉल्यूम जो थोरैसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दे पुल द रिब डाउनवर्ड, ये क्या करेगा, तुम्हारे रिब को नीचे की तरफ खींचेगा, एंड इनवर्ड डिक्रीज द साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी, जिस कारण तुम्हारा थोरैसिक कैविटी का साइज छोटा हो जाएगा, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, और फिर तुम्हारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद देखो एक्सप्रेशन में क्या हुआ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इस टाइम रिलैक्स कर रहा है आराम से, और डायफ्राम भी रिलैक्स कर रहा है आराम से, और एयर तुम्हारा क्या हुआ, एक्सेल हो गया, बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल कंप्रेस द एब्डोमेन एंड पुश इट कंटेंट टुवर्ड द डायफ्राम ड्यूरिंग फोर्स एक्सप्रेशन, अगर जब हम लोग ज्यादा एक्सप्रेशन करते हैं यानी कि ज्यादा जोर से जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है, ज्यादा जोर से जिस टाइम हम लोग एयर छोड़ते हैं, एयर को निकालते हैं अपने लंग्स से, तो उस टाइम हमारा एब्डोमेन का भी कुछ मसल्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्सफुल एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के लिए अगर क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पर और कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे ही हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद टू द स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सपिरेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। और जो हेल्दी ह्यूमन होता है ना वो 12 से 16 बार पर मिनट, मतलब एक मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। ठीक है, अब देखो जो वॉल्यूम है एयर का इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर, अब जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम जो एयर ब्रीदिंग को अगर नापना है हम लोग को, ठीक है, ब्रीदिंग को नापने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्पायरोमीटर से हम लोग नाप सकते हैं किसी भी ह्यूमंस का ब्रीदिंग रेट। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन का देख लेते हैं हम लोग पाथवे क्या है, तो एल्वोलाई है, एल्वोलाई से गया एल्वोलर डक्ट में, फिर ब्रोंकियल्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर लैरिंक्स में, फिर ग्लॉटिस में, फिर फेरिंक्स में, फिर नेजल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल, फिर आउच, एयर बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो यह था एक्सप्रेशन का प्रोसेस। अब देखो इंस्पिरेशन वर्सेस एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सप्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है। अच्छा, इंस्पिरेशन में क्या होता है, किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का यानी कि EICM का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्सप्रेशन में EICM का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, तो IICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, अच्छा इंस्पिरेशन में क्या होता है, रिब केज बाहर की तरफ निकलेगा, और एक्सप्रेशन में जो रिब केज है वो अंदर की तरफ आएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटेड, इंस्पिरेशन यानी कि जब हम लोग एयर को इन करेंगे, एयर जब लंग्स में जाएगा तो तुम्हारा डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्लैट शेप का बन जाएगा। लेकिन वही जब एक्सप्रेशन होगा तो डायफ्राम तुम्हारा रिलैक्स करेगा, और जो डायफ्राम का जो ओरिजिनल शेप है डोम शेप का हो जाएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम का थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, और एक्सप्रेशन के दौरान थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो अब इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंस्पिरेशन यानी कि तुमको क्या करना है, एयर को बाहर से अंदर की तरफ लाना है, तो बाहर से अंदर की तरफ कब आएगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और
क्या बोलते हैं, पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो कम होगा, तभी जाकर के इंस्पिरेशन होगा। और वाइस वर्सा एक्सप्रेशन में हो जाएगा, तुम्हारा लंग्स का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ एयर इनटू लंग्स, एयर को हम लोग लंग्स के अंदर लाते हैं। और एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या सही लगा और क्या सही नहीं लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा। और मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, कुछ कारण बस मैं अपना वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं रहूंगा रेगुलर शो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।